सुप्रभातम। कक्षा नवम। रीढ़ की हड्डी। लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। इस एकांकी में आप जो है पूरा सारांश देखेंगे कि इसका सारांश क्या है। सारांश के बाद आपको इसमें जो प्रश्न वगैरह हैं वो मैंने भेज दिए हैं। पाठ को भी पढ़ना है, सारांश कहानी के रूप में हम आपको सुना रहे हैं। रीढ़ की हड्डी व्यंग प्रधान एकांकी है। इसमें समाज में लड़कियों की उपेक्षा पर ध्यान आकर्षित किया गया है। एकांकी का सार इस प्रकार है। रामस्वरूप द्वारा मेहमान के स्वागत की तैयारी, यहाँ से ये प्रारंभ होता है। पर्दा खुलने पर बाबू रामस्वरूप अपने नौकर के साथ मिलकर अतिथि कक्ष को सजा रहे हैं। वे तख्त बिछाकर नौकर को दरी तथा चादर लाने का आदेश देते हैं। नौकर बिछाने की चादर की बजाय मालकिन प्रेमा से मालिक की धोती मांगता है। इस पर मालकिन गुस्सा करती हुई वहां आती है। रामस्वरूप और प्रेमा की चिंता। रामस्वरूप प्रेमा को बताते हैं कि उसने बिछाने वाली चादर मंगाई है। प्रेमा नौकर को अलमारी से चादर लाने का आदेश देती है। रामस्वरूप कमरे में हारमोनियम भी रखवाते हैं। तभी प्रेमा बताती है कि बेटी उमा तो रूठी हुई है। वह न तो पाउडर लगाने को तैयार है, न शादी के लिए उत्साहित है। रामस्वरूप पत्नी को कहते हैं, बेटी को संभालने समझाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। पत्नी अपना पल्ला झाड़ती हुई यह काम पति पर डालती है कि उसे इतना पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए था। वह एंट्रेंस पास कर लेती, इतना ही काफ़ी था। बाबू रामस्वरूप पत्नी को डांटते हुए कहते हैं, तुम्हें समझाया था कि हमें उमा की पढ़ाई को छिपाना है, तुम फिर भी एंट्रेंस का नाम मुंह पर ला रही हो। रामस्वरूप आने वाले अतिथि गोपाल प्रसाद के बारे में बताते हैं कि वे यूँ तो वकील हैं और सभा सोसाइटियों में जाते हैं, परंतु बहु अधिक पढ़ी लिखी नहीं चाहते। कैसे? तकियानुमी ख्याल है इनके। उनका बेटा तो बाप से भी आगे है। वह बीएससी करने के बाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, परंतु लड़की वह भी कम पढ़ी लिखी का चाहता है। इतना बताकर रामस्वरूप पत्नी को कहते हैं कि वह बेटी उमा को समझा बुझा करके ठीक ढंग से नीचे भेजे। अगला है गोपाल प्रसाद और शंकर का आगमन। नौकर बताता है कि बाहर कोई अतिथि आए हैं। वे जल्दी से हारमोनियम को ठीक जगह पर रखते हैं और नौकर को मक्खन लाने के लिए भेजते हैं। बाबू गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के साथ प्रवेश करते हैं। रामस्वरूप नमस्कार करके उनका स्वागत करते हैं तथा उन्हें बिठाते हैं। लड़के शंकर की रीढ़ कुछ झुकी हुई है। कुशल क्षेम पूछने के बाद रामस्वरूप शंकर से पूछते हैं कि अब उसकी पढ़ाई का आखिरी साल होगा। शंकर बताता है कि नहीं, उसके 2 साल और शेष हैं। गोपाल प्रसाद बताते हैं कि वास्तव में यह 1 साल बीमार हो गया था। गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप का हंसी मजाक। गोपाल प्रसाद अपने ज़माने की बातें याद करते हुए कहते हैं, वे इस जवान उम्र में
स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ खा जाते थे, फिर भी खाने के समय भूख लगती थी। उस ज़माने में आज की तरह खेल की सुविधाएं नहीं थीं, फिर भी उनकी पाचन शक्ति बहुत थी। फिर वे पढ़ने लिखने का रौब दिखाते हैं कि वे एक बार पढ़ने बैठते हैं तो 12 घंटे पढ़ते रहते हैं। उनके ज़माने का मैट्रिक पास भी आज के एमए से अच्छी अंग्रेजी लिखता था। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद की बातों का समर्थन करता है तो शंकर ही करता रहता है। अचानक गोपाल प्रसाद रामस्वरूप से कहता है कि अब सीधे बिजनेस की बात कर ली जाए। रामस्वरूप बिजनेस शब्द सुन कर के घबरा जाता है। फिर वह पीछे वाले कमरे में चाय और मिठाई नाश्ते की ट्रे लेने के लिए चला जाता है। गोपाल प्रसाद शंकर से कहता है कि मकान देखकर हैसियत तो ठीक लगती है, देखते हैं लड़की कैसी है। फिर वह शंकर को सीधे बैठने के लिए कहता है, बैकबोन सीधी करने के लिए। लड़की की खूबसूरती और पढ़ाई के बारे में विचार। इधर उधर की गप्पों के चलते लड़की की खूबसूरती की चर्चा होने लगती है। रामस्वरूप कहता है कि हमारे ज़माने में खूबसूरती का सवाल ही नहीं उठता था। वह शंकर से पूछता है, शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद बात को काटते हुए कहते हैं कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है, चाहे इसके लिए उसे पाउडर वगैरह लगाना पड़े, क्योंकि घर की औरतें राजी नहीं होती। गोपाल प्रसाद लड़की की पढ़ाई के बारे में स्पष्ट कहते हैं, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। कौन भुगतेगा उसके नखरों को, बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। उनका बेटा शंकर भी समर्थन में कहता है, जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। गोपाल प्रसाद कहता है, लोग कहते हैं जब लड़कों को बीए एमए पढ़ाया जाता है तो बहुएं भी ग्रेजुएट तो हों, परंतु क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक ही बात है? मर्दों का काम है पढ़कर काबिल होना। अगर औरतें भी अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगीं और पॉलिटिक्स पर बहस करने लगीं तो गृहस्थी कैसे चलेगी? वे तर्क देते हैं, जनाब, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीज़ों में से एक है। उमा से पूछताछ। नाश्ता समाप्त होने के बाद रामस्वरूप पान मंगवाते हैं। उनकी बेटी उमा पान की तस्तरी लेकर के वहाँ आती है। उसके कपड़े सादा हैं, गर्दन झुकी हुई है और आंखों पर चश्मा है। चश्मा देखते ही गोपाल प्रसाद और शंकर चौंक पड़ते हैं। रामस्वरूप सफाई पेश करते हैं। पिछले महीने इसकी आंखें दुखनी आ गई थीं, इसलिए कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। रामस्वरूप के कहने पर उमा हारमोनियम के पास बैठती है। गोपाल प्रसाद को उमा की चाल ढाल और चेहरा पसंद आता है। वे उमा से कुछ गाने को कहते हैं। उमा मीरा का भजन सुनाती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। उसके स्वर में तल्लीनता और मधुरता है। अचानक उमा की आंखें शंकर की
झेंपती हुई आँखों से मिल जाती हैं। वह गाते गाते रुक जाती है। गोपाल प्रसाद उमा से पूछते हैं, क्या उसे पेंटिंग बेंटिंग आती है? रामस्वरूप कहते हैं, कमरे में टंगी सारी तस्वीरें उसी की बनाई हुई हैं। फिर सिलाई के बारे में पूछता है। रामस्वरूप कहते हैं, घर के सारे कपड़े, यहाँ तक कि उसकी कमीजें भी उमा सीती है। गोपाल प्रसाद पूछते हैं, बेटी कुछ इनाम बिनाम भी जीते हैं? उमा चुप रहती है। रामस्वरूप सफाई देते हैं, यह बेचारी शर्माती है। उमा की डांट फटकार। गोपाल प्रसाद रूखे स्वर में कहते हैं कि जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। उमा दृढ़ स्वर से कहती है, क्या जवाब दूं? बाबूजी, जब कुर्सी मेज बिकती है तो दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा, वरना। ये महाशय जो मेरे खरीदार बनकर के आए हैं, इनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उनकी चोट नहीं लगती? क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह से देखभाल कर? गोपाल प्रसाद उमा की बातों को अपमानजनक मानते हैं। उमा कहती है, और आप जो इतनी देर से नाप तौल कर रहे हैं, जरा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ही ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे? गोपाल प्रसाद पूछते हैं, तो क्या तुम पढ़ी लिखी हो? उमा कहती है, हाँ, मैंने बीए पास कर लिया है। कोई चोरी नहीं की, ना ही आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत और मान का ख्याल है। गोपाल प्रसाद उमा की पढ़ाई के बारे में सुनकर के उखड़ जाते हैं। वे इसे सरासर धोखा कहते हैं। बीए पास? उफो, गजब हो जाता है। झूठ का भी कुछ ठिकाना है। वे वापस जाने लगते हैं। उमा आखिरी चोट करती हुई कहती है, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर के जरा यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। गोपाल प्रसाद अपमानित होकर के वापस चले जाते हैं। रामस्वरूप धम से सोफे पर बैठ जाते हैं। यही इस पाठ का सार है।